गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं अब्दुल हक, असिस्टेंट प्रोफेसर MLV गवर्नमेंट कॉलेज भीलवाड़ा। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमारा अध्ययन का विषय है, टॉपिक है साझेदारियों या संघों का अनिवार्य पंजीयन, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन ऑफ एसोसिएशन या पार्टनरशिप्स। ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है कि पंजीयन की आवश्यकता साझेदारी या संघों को है या नहीं है। तो यहाँ पे हमें इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि जो संघ या साझेदारी निम्नलिखित शर्तें यानी कंडीशन पूरी करते हैं, उन्हें अनिवार्य रूप से अपना पंजीयन कंपनी अधिनियम या भारत में लागू किसी अन्य अधिनियम में के अधीन करवाना होगा। ओके, तो हमने जाना जो संघ या साझेदारी निम्नलिखित शर्तें या कंडीशन पूरी करते हैं, उन्हें पंजीयन कंपनी अधिनियम या भारत में लागू किसी अन्य अधिनियम के अधीन करवाना होगा। ओके, ऑल रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एसोसिएशन और ए पार्टनरशिप इन मैंडेटरी या कंपलसरी इन द फॉलोइंग केसेस। अब कौन कौन सी कंडीशंस है? तो सबसे पहले है, यदि किसी संघ या साझेदारी के सदस्य की कुल संख्या निर्धारित की गई संख्या से अधिक है। ओके, क्या है? यदि किसी संघ या साझेदारी के सदस्यों की कुल संख्या निर्धारित की गई संख्या से अधिक है, लेकिन इसमें इम्पोर्टेंट बात यह है कि सदस्यों की संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकती, 100 से अधिक नहीं हो सकती। इफ़ द एसोसिएशन या पार्टनरशिप consists of more than such members of persons as may be prescribed. However, the number of members which may be prescribed shall not be exceed 100. It may be noted that the rules notified by MCA has prescribed 50% at the maximum number of members for this purpose. ठीक है, तो हमने क्या जाना कि 100 से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन इसमें भी ध्यान रखना है कि जो MCA है, MCA यानी फुल फॉर्म क्या है? MC की फुल फॉर्म है मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार ऐसे संघों या साझेदारियों के सदस्यों की संख्या 50 से अधिक नहीं हो सकती। तो हमने जाना कि यदि किसी संघ या साझेदारी की संख्या कुल संख्या निर्धारित की गई संख्या से अधिक नहीं है, किंतु यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली बात यह है, किंतु सदस्यों की संख्या निर्धारित संख्या 100 से अधिक नहीं हो सकती, लेकिन MCA यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स द्वारा अधिसूचित नियमों के अनुसार ऐसे संघ सदस्यों की संख्या 50 से अधिक नहीं हो सकती। तो पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन, यदि किसी संघ या साझेदारी का निर्माण किसी व्यवसाय के संचालन हेतु किया गया है। ओके, यदि किसी संघ या साझेदारी का निर्माण किसी व्यवसाय के संचालन हेतु किया गया तो उन्हें क्या करना है? पंजीयन की आवश्यकता पड़ेगी। यानी या तो कंपनी अधिनियम या भारत में लागू किसी अन्य अधिनियम के अधीन पंजीयन करवाना अनिवार्य है। If it is formed for the purpose of carrying on any business. थर्ड है, यदि किसी संघ या साझेदारी का निर्माण किसी व्यवसाय के संचालन हेतु किया गया है। If it is formed with the object of acquisition of gain for itself or for its members. या हम ये कह सकते हैं
थर्ड है इसमें, यदि उस संघ या साझेदारी का निर्माण उसके लिए या उसके सदस्यों के व्यक्तिगत हितों के लिए लाभ कमाने हेतु किया गया हो। तो यहाँ पे इफ इट इज़ फॉर्म विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ गेन फॉर इटसेल्फ और फॉर इट इज मेंबर। चौथा जो पॉइंट है और चौथी जो कंडीशन है वो ये है, यदि उस संघ या साझेदारी का पंजीयन कंपनी अधिनियम अथवा किसी अन्य भारतीय अधिनियम के अधीन नहीं कराया गया है। इफ़ इट इज़ नॉट बीन रजिस्टर्ड एज ए कंपनी अंडर द कंपनीज एक्ट और हैज़ नॉट बीन फॉर्म्ड अंडर एनी अदर इंडियन लॉ। तो अगर ये भी कंडीशन है तो भी क्या होगा, संघ या साझेदारियों का पंजीयन अनिवार्य होगा। तो ये ध्यान रखना आपने को। तो ये जो वर्णित जो शर्तें हैं 4 को पूरा करने वाले सभी संघों या साझेदारी संस्थाओं का अनिवार्य रूप से कंपनी अधिनियम अथवा भारत में लागू किसी अन्य अधिनियम के अधीन पंजीयन करवाना होगा। ओके, देयरफॉर एवरी एसोसिएशन या पार्टनरशिप consisting of more than 50 members shall be required to register as the company under this act or is registered or formed under any other law for the time being in force. It is formed to carry on any business for acquisition of gain for itself or for its member. अब सेकंड इसमें ये आता है कि कुछ संघ है उसको उस पर ये प्रोविज़न लागू नहीं होता है, मुक्त रखा गया, या हम ये कह सकते हैं कि अपवाद है। तो अपवाद कौन कौन सी जगह पे लागू होता है, अपवाद कहाँ पे है ये, तो यहाँ पे हमें ध्यान रखना है। ये अपवाद नॉट एप्लीकेशन ऑफ द प्रोविज़न। पहला है संयुक्त हिंदू परिवार व्यवसाय पर ये धारा यानी प्रोविज़न लागू नहीं होगा, यानी सेक्शन लागू नहीं होती है। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि किसी भी संयुक्त हिंदू परिवार के सदस्य संयुक्त रूप से कोई व्यवसाय करते हैं और उसके सदस्यों की संख्या निर्धारित संख्या 50 से अधिक है तो उससे पंजीयन नहीं करवाना पड़ेगा। लेकिन यदि 2 संयुक्त हिंदू परिवार साझेदारी में व्यवसाय करते हैं तो ये धारा लागू होगी। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये भी ध्यान रखने वाली बात है, ऐसी दशा में दोनों परिवार के केवल वैध सदस्यों की संख्या पुरुष एवं महिलाओं दोनों को गिनकर साझेदारी व्यवसाय की वैधता को निर्धारित किया जाएगा, अवयस्क सदस्यों को नहीं गिना जाएगा। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसमें। फिर नेक्स्ट है, किसी विशेष अधिनियम द्वारा अभिशासित होने वाले पेशेवर व्यक्ति यानी प्रोफेशनल्स द्वारा स्थापित संघ या साझेदारों पर यह धारा यानी प्रोविज़न या सेक्शन लागू नहीं होती है। ओके, एन एसोसिएशन और पार्टनरशिप फॉर्म्ड बाय प्रोफेशनल हु आर गवर्नमेंट बाय स्पेशल एक्ट नीड नॉट बी रजिस्टर्ड अंडर दिस सेक्शन। थर्ड है, गैर लाभ उद्देश्य वाली कंपनी जैसे स्कंद विनिमय केंद्र स्टॉक एक्सचेंज को भी इस धारा से मुक्त रखा गया है। यानी यहाँ पे भी है, इस धारा में भी इस धारा से मुक्त रखा गया है। किसको, अब ये ध्यान रखना है, एन एसोसिएशन और पार्टनरशिप नॉट कैरिंग ऑन एनी बिजनेस विद द ऑब्जेक्ट क्या है, ऑफ acquisition of gain for itself or its member। इसके अलावा ये भी जोड़ा गया है इसमें कि इट मीन्स सच एसोसिएशन may carry on any business for charitable purpose for promotion of arts, commerce, education, sports, etc. without being registered as required by this section। ओके, तो यहाँ पे हमने जाना कि गैर लाभ उद्देश्य वाली कंपनी जैसे स्कंद विनिमय केंद्र को भी इस धारा से मुक्त रखा गया है। अब नेक्स्ट इसमें ये जो है कि पंजीयन नहीं होने के प्रभाव, इफेक्ट्स ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन, क्या प्रभाव पड़ेगा।
तो पंजीयन नहीं कराने से क्या होगा, यदि किसी ऐसे संघ या साझेदारी फर्म जिसका पंजीयन अनिवार्य हो गया है, अनिवार्य कंपलसरी है, मैंडेटरी है यदि है, लेकिन वे अपना पंजीयन कराए बिना अपने व्यवसाय का संचालन करती ही रहती है, तो यहाँ पे धारा सेक्शन कौन सा है 464 इस सब सेक्शन 1 का उल्लंघन करती है, तो उसके प्रत्येक सदस्य पर 1 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। एवरी मेंबर्स ऑफ एन एसोसिएशन और पार्टनरशिप कैरिंग ऑन बिजनेस इन contravention of the above provision shall be punishable with fine which may extend to 1 lakh। ओके, सेक्शन कौन सी है 464 की सेक्शन 3। फिर नेक्स्ट पंजीयन नहीं होने पर क्या होगा प्रभाव, व्यक्तिगत, दूसरा ये हो सकता है व्यक्तिगत दायित्व, पर्सनल लायबिलिटी। पंजीयन अनिवार्य होने के उपरांत भी कोई संघ अपना पंजीयन कराने बिना ही अपना व्यवसाय का संचालन करता है, तो उस संघ या साझेदार का प्रत्येक सदस्य उस व्यवसाय के दायित्व के लिए व्यक्तिगत रूप से यानी पर्सनल रूप से भी उत्तरदायी होगा, रेस्पॉन्सिबल होगा, पर्सनल। ओके, एवरी मेंबर ऑफ एन एसोसिएशन or partnership carrying on business in contravention of the above provisions shall also be personally liable for all liabilities incurred in such a business। ओके, तो इस प्रकार हमने जाना कि संघों या साझेदारियों का अनिवार्य पंजीयन की आवश्यकता कहाँ होती है, इसके बाद में कुछ अपवाद एग्जेप्शंस हैं, इसके बाद में पंजीयन नहीं होने के प्रभाव। नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे कंपनी और साझेदारी में क्या अंतर हो सकता है। थैंक यू।